अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। इससे पिछले दो लेक्चर्स में हम दो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर नंबर के बारे में पढ़ा था। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी लेवल्स किस तरह हमें एटम के बारे में बताते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमने आयनाइजेशन एनर्जी को भी डिस्कस करना है और साथ में हमने एनर्जी लेवल्स को भी डिस्कस करना है। अब ये दोनों चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, तो पहले हम थोड़ा सा इनको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अब आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें आपको मालूम है कि जो सेंटर में उस न्यूक्लियस मौजूद होता है, उस न्यूक्लियस के गिर जो है ना वो इस तरह से शेल्स मौजूद होते हैं और इन्हीं शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं शेल्स का, और ये शेल्स एनर्जी लेवल्स भी कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जीज इस हिसाब से होती है। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है उसको पहला शेल कहते हैं, जो उससे दूर है वो दूसरा है, उसके बाद तीसरा। तो इस तरह शेल्स आगे को चलते जाते हैं। जो शेल नंबर 1 है ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जो दूसरा शेल है वो न्यूक्लियस से दूर है, इसका मतलब इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। तो तीसरा शेल सबसे दूर है तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर दूसरे की, फिर पहले की। तो जितना शेल का फासला न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा उतनी शेल की एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये आपके हो गए शेल्स, और इन शेल्स के अंदर क्या फील्ड होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, दूसरे में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है जिनको मैंने रेड कलर से शो किया। इसी तरह लास्ट शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, सपोज मैं इस इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ ना यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी जिस एनर्जी से मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर सकूँ। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसलिए मुझे एनर्जी यहाँ सप्लाई करना पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल सके। उस एनर्जी को हमने नाम दिया था आयनाइजेशन एनर्जी का। तो अब दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, एनर्जी लेवल्स भी और आयनाइजेशन एनर्जी भी। अब हम इसको यहाँ पे रेट करते हैं। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल इज़ देयर एनर्जी। वो बात कर रहा है कि मुख्तलिफ शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना, उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होगी। यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा उसकी एनर्जी कोई और होगी, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में होगा उसकी एनर्जी कोई और होगी। We can investigate the electronic configuration of the atoms by measuring experimentally the energies of the electrons within them। तो हम किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाना चाहते हैं कि उस एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरतीब से मौजूद हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके लिए हमें उनकी एनर्जीज़ को देखना पड़ेगा और उन एनर्जीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमें आइडिया होगा कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरतीब से जुड़े हुए हैं। दिस कैन बी डन बाय मेजरिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। और इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो हम आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर कर सकें। आयनाइजेशन एनर्जीज आर यूज टू इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन 2 ways। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, हमें 2 तरीक़ों से किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकती है। पहला तरीका क्या है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट आपने ले लेना, उसके अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपने एक एक करके ना उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाना है, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सक्सेसिव का मतलब होता है कि एक के बाद अगला, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आ रहा है, तो ये सक्सेसिव डेज चल रहे हैं। तो इसी तरह जब हम एक के बाद इलेक्ट्रॉन दूसरा रिमूव करेंगे, दूसरे के बाद तीसरा, तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जीज आएंगी वो आएंगी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़। तो इससे भी हमें उस एलिमेंट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज़ फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज़ को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उनका एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और जो वैल्यूज़ आएंगे हम उनको आपस में रिलेट करेंगे। उससे भी हमें इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हो जाएगा कि वो किस शेल में मौजूद हैं। तो अब हम इन दोनों बातों को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट हमने लेना है, उसकी हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको एक एक करके रिमूव करना है। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ मिलेंगी। उनको भी हमने स्टडी करके कंपैरिजन करके उस एटम के बारे में बताना है। वी कैन लुक एट an atom of a particular element and measure the energy required to remove each of its electrons one by one। तो हमने एक एटम लेना है, उसकी हमने वन बाय वन एनर्जीज़ को चेक करना है।
फॉर एग्जांपल हमारा एटम एक्स कोई भी एटम हो सकता है, वो सोडियम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, या वो लिथियम भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम पहले उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव करेंगे। जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 1+ का चार्ज आ जाएगा। और वो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ΔHi1, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हम उस एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो अब हम उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +2 का आ जाएगा, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अब रिमूव हो चुके हैं। और जो हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी उसको हम नाम दे देंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का। फिर हम उस एटम में से सपोज तीसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3+ का चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि इस एटम के अंदर से अब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं। और वो जो वैल्यू हमें आयनाइजेशन एनर्जी की मिलेगी वो क्या होगी, ΔHi3, यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरह कर करके ना हमने हर एलिमेंट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके तमाम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देना है। सपोज अगर उस एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 10 के 10 रिमूव करेंगे एक एक करके, और हमें 10 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। वी कैन कंटिन्यू टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम अंटिल ओनली न्यूक्लियस इज लेफ्ट, और तब तक रिमूव करते जाना जब तक न्यूक्लियस ना बच जाए। वी कॉल दिस सीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, और ये जो तरतीब हमने यूज़ किया इसको हम नाम दे रहे हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़ का, क्योंकि इसमें हम हर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद अगला रिमूव कर रहे हैं। द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज शो क्लियरली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो जब हम उन एनर्जीज को आपस में कंपेयर करेंगे ना तो उससे हमें वाज़ेह फ़र्क या आइडिया मिल जाएगा कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स इस तरतीब से जुड़े थे, इस शेल में इतने हैं, इस शेल में इतने हैं, तो उससे हमें क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब जो अभी हमने बातें डिस्कस की हैं उसको हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम की। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का एटम लेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको 1 बाय 1 रिमूव करेंगे, और जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी उनको हम कंपेयर करेंगे, तो उससे हमें मैग्नीशियम के एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हो जाएगा। अब ये उसने ना मैग्नीशियम का जो ग्राफ है आपकी बुक में बनाया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर उसने मैग्नीशियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको एक एक करके रिमूव करके जो आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू मिली है ना उनको उसने कंपेयर किया हुआ है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हमें जो एक्स एक्सिस है उस पर मिल रहे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमें मिल रहा है आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ के, जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें मिली है वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी है। तो उससे हमें ये एक मैग्नीशियम का ग्राफ ऑब्टेन हो गया। अब हम इसको रीड करते हैं। इफ़ वी टेक द मैग्नीशियम एटम एज एन एग्जांपल एंड मेजर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सक्सेसिवली द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, द सेकंड, द थर्ड एंड सो ऑन। कहता हूँ अगर हम मैग्नीशियम की एग्जांपल लें और उसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना शुरू करें, पहला रिमूव किया, फिर दूसरा रिमूव किया, फिर तीसरा रिमूव किया, करते करते जब तक आखिरी इलेक्ट्रॉन रिमूव ना हो जाए हम ये परफॉर्म करते जाएंगे। We obtain a graph when the ionization energies values are plotted against the number of electrons। तो हमें ये ग्राफ मिलता है जिसमें आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ग्राफ मिला हुआ है। अगर हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, यानी इसके अंदर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो किस तरतीब से जुड़े होते हैं, पहला जो शेल है 1 है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस सब शेल में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी सब शेल के अंदर। और जो इसका आखिरी शेल है जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं वो है 3s, और उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो इस तरह से मैग्नीशियम के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं। तो अब हमने इनको रिमूव करना है 1 बाय 1, और उसमें कुछ एनर्जी देंगे यानी आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। दिस प्लॉट शोज दैट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम द वैलेंस शेल टू द इनर शेल। पहली बात जो इस ग्राफ में हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जैसे जैसे हम बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल्स की तरफ मूव कर रहे हैं ना तो आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं, यानी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू ज़्यादा हैं और इस साइड पे आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ कम है। नेक्स्ट वो कहता है फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड रिक्वायर्ड लोअर एनर्जी फॉर देयर रिमूवल। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव करेंगे वो रिमूव करेंगे आखिरी शेल वाले, यानी आखिरी शेल यहाँ पे देखें तो वो है 3s2, इसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू चाहिए होगी वो कम होगी,
क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर है, इसलिए इनको रिमूव करना आसान है। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो ये पहले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हमने रिमूव किया और यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कम आई है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए हैं थर्ड शेल से, जो कि सबसे बाहर वाला शेल था। दो इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर लिए हैं, तो इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ। अब हमने रिमूव करने हैं इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये शेल है सेकंड शेल और इसमें अगर आप देखें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनको हम अब रिमूव करते हैं। बट अ लार्ज इंक्रीज अकर्स व्हेन द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। दिस इज बिकॉज व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल हैव बीन रिमूव्ड, द नेक्स्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द शेल दैट इज़ वेरी मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस। वो कह रहा है कि जब हमने दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए हैं, अब जब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की तरफ जाएंगे ना, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो शेल है जिसका नाम है सेकंड शेल वो न्यूक्लियस के करीब है, इसलिए न्यूक्लियस उसको ज़ोर से खींच रहा है। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ना ग्राफ के अंदर एक यहाँ पर जंप मिलेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान था। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जंप मिलेगा हमें। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मौजूद है सेकंड शेल के अंदर, जिसका नाम है 2s2 और 2 है p6 में। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ तकरीबन एक जैसी चाहिए होगी, थोड़ा सा इनमें ग्रेजुअल चेंज आएगा। The next 8 electrons are removed successively from the second shell and a gradual increase in ionization energy is observed। तो अगले 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने अब रिमूव करने हैं सेकंड शेल में और वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी। A similar but much more enormous jump occurs when the 11th and 12th electrons are removed। तो अब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव कर लिया, तो इनको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो सिर्फ बचे हैं 2, जो कि सबसे अंदर वाले शेल में मौजूद है, यानी वो शेल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास मौजूद है। अब उसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इस सबसे पहले वाले शेल के अंदर उनको न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ मौजूद है। तो यहाँ पे हमें और बड़ा जंप मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमें दूसरा जंप यहाँ पे मिल रहा है आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ में। These electrons are removed from the first shell right next to the nucleus। और ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल में से रिमूव कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में मौजूद है। तो ये हमारे पास आ गए पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स जिनको हमने रिमूव किया। और यहाँ पे अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इस तरह से हमने जो मैग्नीशियम के अंदर मौजूद 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको 1 बाय 1 रिमूव किया और हमें इस तरह से ये आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ का ग्राफ ऑब्टेन हुआ है। नेक्स्ट वो लिख रहा है, हिंस ओवरऑल वी ऑब्जर्व 2 लार्ज जंप्स इन द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज़। तो हमने यहाँ पे टोटल 2 जंप्स देखे थे, पहला ये जंप था और दूसरा हमारा ये वाला जंप था। These 2 large jumps in the series of successive ionization energies are very good evidence that the electron in the magnesium atoms exist in the 3 different shells। अब ये जो हमें 2 जंप्स मिले हैं ना इससे हमें इस बात का सबूत मिलता है कि जो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो टोटल 3 शेल्स के अंदर अरेंज हैं। ये पहला शेल था जिसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दूसरा शेल है जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तीसरा शेल है जिसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम में अरेंज हैं। अगर आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पहले पार्ट में मैंने एक ही एलिमेंट लिया था और उसी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ को कंपेयर किया था। अब हम क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज को आपस में कंपेयर करेंगे। द सेकेंड वे इन विच आयनाइजेशन एनर्जीज शो अस द डिटेल्स ऑफ electronic configuration is to look at how the first ionization energies of elements vary with atomic number। कहता दूसरा तरीका ये है कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है उनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करें। अब इस टॉपिक के अंदर भी उसने ये वाला ग्राफ मेंशन किया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर उसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले चैप्टर के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि ग्रुप के अंदर हम जब टॉप टू बॉटम मूव कर देना तो आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर दें क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ता है।
तो सपोज ये हमारा पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में ये वाले पीरियड्स मौजूद हैं, टोटल 7 पीरियड हैं इसके अंदर। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ना, तो जो आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ है वो क्या करेंगी, डिक्रीज़ करेंगी। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो पीरियड नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं ना, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो गई पीरियड नंबर 2 से, पीरियड नंबर 2 की कम हो गई पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स से, पीरियड नंबर 3 की कम हो गई पीरियड नंबर 4 से। तो इस तरह करते करते पीरियड नंबर 7 की सबसे कम होगी। अब ये बात जो हमने किया इसको हम इस ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। ये पीरियड नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 5 आएगा और ये पीरियड नंबर 6 है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है ना वो डिक्रीज़ कर रही हैं, यानी पीरियड नंबर 6 की वैल्यूज़ कम हैं और पीरियड नंबर 2 की वैल्यूज़ क्या हैं, ज़्यादा हैं। अब इस ग्राफ के मतलब उसने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले उसने बात लिखी है एंडोथर्मिक एनर्जीज़ की, यानी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की जितनी भी वैल्यू होती है ना वो सारी एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक का मतलब है हमें वो खुद से प्रोवाइड करना पड़ती है, हमें एनर्जी खुद से सप्लाई करना पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और इस एनर्जी को नाम देते हैं एंडोथर्मिक एनर्जी, या इसको नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। All the ionization energies are strongly endothermic. It takes energy to remove an electron from an atom. तो एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। दूसरे नंबर पे उसने डिस्कस किया आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में क्या चेंज आता है, जो भी हमने डिस्कस किया है। एज वी गो डाउन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, फॉर एग्जांपल फ्रॉम हीलियम टू नियॉन टू आर्गोन और फ्रॉम लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम, आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज। उसने यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स के एलिमेंट लिखे हैं, जैसे हीलियम और नियॉन एक ही ग्रुप में है, लिथियम और सोडियम दूसरे ग्रुप में है, पोटेशियम वो भी इसी ग्रुप में है। तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ डिक्रीज करेंगी। द लार्जर द एटम द ईजियर इज़ टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। जितना एटम का साइज़ बढ़ेगा उतना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। एक्चुअली डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। दूसरी बात यह कि जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आते हैं ना तो शेल्स की तादाद बढ़ जाती है। होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है ना उसका आखिरी शेल्स पर जो होल्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी कम पड़ जाती है। हैंस द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम ईजियर, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो ये सबसे जो नीचे मौजूद है ना, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और अगर आप गौर करेंगे तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ है ना वो डिक्रीज़ कर रही हैं। जो भी हमने देखा कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ कम हो रही हैं। इसी तरह ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनकी वैल्यूज़ भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड की। तो पीरियड में हमने जो ट्रेंड डिस्कस किया था वो ये था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे ना तो आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं पीरियड के अंदर। उसकी वजह क्या है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम का साइज़ कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। द आयनाइजेशन एनर्जीज ग्रेजुअली इंक्रीज ऑन गोइंग अक्रॉस अ पीरियड। तो पीरियड में मूव करते हुए वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी। द ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स द अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी विद इन ईच पीरियड एंड द नोबल गैसेज हैव द हाईएस्ट। अब जो अल्कली मेटल्स हैं वो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट में होते हैं, और जो नोबल गैसेज होती हैं वो लास्ट में होती हैं, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स। तो ओबियसली जो नोबल गैसेज है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होंगी और अल्कली मेटल्स की सबसे कम होंगी। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट अक्रॉस द पीरियड शेल नंबर रिमेन सेम। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो शेल की तादाद में चेंज कोई नहीं आता। एज द प्रोटॉन नंबर इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड इन द सेम शेल। और जो प्रोटॉन नंबर है ना, जो न्यूक्लियस पर चार्ज है, वो भी बढ़ता है साथ साथ। देयरफॉर द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत बढ़ जाती है। एज अ रिज़ल्ट द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। लिहाजा पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ करती हैं लेफ़्ट टू राइट। अब यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं पीरियड नंबर 2 की। उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो है लिथियम, उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में आता है नियॉन। अब इस ग्राफ में देखें तो ये आपका पीरियड नंबर 2 मौजूद है। इसमें जो सबसे नीचे एलिमेंट है वो है लिथियम, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में और इसकी वैल्यू सबसे कम है। और जो टॉप पर मौजूद है वो है नियॉन, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो लिथियम से नियॉन की तरफ जाते हुए आमतौर पर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी।
यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे बोरोन है और कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस की थी कि इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा होने की वजह थोड़ी सी कम क्यों हो जाती हैं। तो जनरली अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पे हर पीरियड में वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट उसने इस टॉपिक के साथ ये एक्सरसाइज भी मेंशन की है। क्वेश्चन नंबर ए है, राइट द इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब। हमने कुछ इक्वेशंस लिखनी है। पहली बात उसमें हमने लिखनी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। आपने कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी है, यानी जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ये आपके पास कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। दूसरी बात आपने लिखनी है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी है, यानी जब उसमें से हम तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो आपने इक्वेशन लिखनी है। तो ये हमारे पास पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी आ गई थर्ड। तीसरे नंबर पर उसने पूछा है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। लिथियम की हमने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी है, मतलब जब उसमें से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो ये इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मिल गई हमें। और लास्ट में इसने पूछा है फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र की फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी है, यानी जब उसमें से हम पाँचवा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई है जिसमें हम पाँचवा इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, तो ये इसकी फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर बी इसने पूछा है फॉर द एलिमेंट एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13, ड्रा अ स्केच ग्राफ बिटवीन द log 10 ऑफ द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी अगेंस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव एक्स एक्सिस। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जिस तरह भी हमने मैग्नीशियम का ग्राफ पढ़ा है ना, उसमें हमने मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जीज चेक की हैं। इसी तरह का ग्राफ अब आपने एल्यूमिनियम का बनाना है, और एल्यूमिनियम का टॉपिक नंबर क्या है 13। अगर आप एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एल्यूमिनियम में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 13 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका ग्राफ भी हमें तकरीबन मैग्नीशियम वाला ही मिलेगा, सिवाय एक फ़र्क ही, क्योंकि यहाँ पे टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं 3s के, जो कि है आखिरी शेल, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ क्या हैं, कम है। उसके बाद आती हैं सेकंड शेल, और सेकंड शेल में टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा हो गया सेकंड शेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स s सब शेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन्स p सब शेल में है। उसके बाद 2 बच के पहले शेल वाले, तो ये आपके पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पड़े हैं, इसलिए जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होंगी। लास्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल। उसने 4 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन चारों एलिमेंट्स की उसने पहली आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है विच ऑफ द अबव एलिमेंट इज़ लाइकली टू बी। इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा। पहले नंबर पे उसने पूछा है रिएक्टिव मेटल, दूसरे नंबर पे पूछा है रिएक्टिव नॉन मेटल, तीसरे में पूछा नोबल गैस, और चौथे में इसने पूछा है अ मेटल दैट फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड्स। अब हम 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप बात करें पहले एलिमेंट की, तो पहले एलिमेंट के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है पहली, उसकी वैल्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, और जो इसकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी काफ़ी है। तो इसका मतलब ये नोबल गैस है, क्योंकि नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो जो पहला एलिमेंट वो हमारा क्या हो गया, नोबल गैस हो गया। दूसरे एलिमेंट की जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो कम है, लेकिन इसकी जो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये अमूमन पहले ग्रुप के एलिमेंट्स की होती है, क्योंकि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको रिमूव कर देते हैं, और जो उससे पिछला शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए वहाँ वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर देती हैं। तो ये हमारा जो एलिमेंट हुआ वो हुआ एलिमेंट नंबर 2, जिसको हमने नाम दे दिया रिएक्टिव मेटल का। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे एलिमेंट की। तीसरे एलिमेंट की अगर आप पहली आयनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे तो वो है 900, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है 1760। तो इन दोनों आयनाइजेशन एनर्जी में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो ये आयनाइजेशन एंड वैल्यूज़ उन एलिमेंट्स की होती हैं जो कि ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, और वो क्या बनाते हैं, वो हेलाइड्स बनाते हैं, बाइंडिंग हेलाइड्स। जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो वो मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये रिमूव कर लेता है, और ये इस तरह से हमें बाइंडिंग हेलाइड बनाता है। तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हेलाइड्स। वो मेटल होगा और वो बाइनरी हेलाइड्स को बनाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट नंबर 4 की, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है। उसके अंदर पहली आयनाइजेशन वैल्यू है 1680 और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 3380। अब ये दोनों वैल्यूज़ हाई हैं और ये अमूमन नॉन मेटल्स की होती हैं क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली रिमूव नहीं करते। तो हमारा एलिमेंट नंबर 4 हुआ रिएक्टिव नॉन मेटल। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।